हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 5 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 19 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खत्म हुआ इंतजार, आज मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, होगा मंत्रिमंडल विस्तार। झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार आज 5 दिसंबर को झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के 6, कांग्रेस के 4 और राजद के 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दी जाएगी। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी का भी शपथ ग्रहण होगा, जो विधानसभा सत्र से पहले नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस की बैठक में मंत्रियों का हो गया चयन। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम को लेकर दिल्ली में मंगलवार को मैराथन बैठकें हुईं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महातो कमलेश और अन्य नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा की। इस दौरान 16 कांग्रेस विधायकों की सूची आला कमान को सौंपी गई। कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें प्रदीप यादव, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और दीपिका पांडेय सिंह के नाम प्रमुख हैं। झामुमो और राजद के ये विधायक बनेंगे मंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सबसे अधिक मंत्री पद होंगे। रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन समेत कई पुराने चेहरों के साथ साथ महिला कोटे से लुइस मरांडी और सविता महतो का नाम चर्चा में है। नए चेहरों में अनंत प्रताप देव का नाम आगे है। वहीं राजद के एकमात्र मंत्री पद के लिए देवघर के विधायक सुरेश पासवान का नाम सबसे आगे है। वे राजद विधायक दल के नेता भी हैं। हेमंत ने 28 नवंबर को ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके नेतृत्व में INDIA के घटक दलों ने विधानसभा चुनाव में 56 सीटें जीतीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीटें जीतीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची MP MLA की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ED प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद कंप्लेन केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची MP MLA की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। MP MLA कोर्ट के आदेश के खिलाफ CM ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई है। CM हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। बाबूलाल की हेमंत सरकार से मांग, विशेष शिविर लगाकर भरवाए मैया योजना के फॉर्म। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में व्याप्त लापरवाही की ओर हेमंत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने X पर पोस्ट शेयर कहा कि पिछले 2 दिनों से धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर रहा हूं। इस दौरान धनवार प्रखंड के कोड़ाडीह, जगदीशपुर समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा गांवों की अधिसंख्या महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वे मैया सम्मान योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं। कई पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैया योजना के भुगतान में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है।
बाबूलाल ने आगे कहा कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी कई महीनों से लंबित है। राशन वितरण में भी भारी अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी विशेष शिविर का आयोजन कर मैया सम्मान योजना से वंचित सभी महिलाओं के फॉर्म भरवाएं और उन्हें योजना का भुगतान ससमय प्रदान किया जाए। इसके साथ ही लंबित पेंशन और राशन का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े। इस काम में आपको जहां कहीं भी उनकी या भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग की जरूरत होगी, हम सभी हाजिर रहेंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर स्वदेश लौटेंगे झारखंड के 50 कामगार। झारखंड के कामगारों और श्रमिकों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एक बार फिर विदेश में फंसे 50 झारखंडी कामगारों को वापस उनके घर और गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 11 से 18 दिसंबर तक सभी कामगार के झारखंड लौट आएंगे। इसके लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंडी कामगारों के मलेशिया की लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत 70 कामगारों के फंसे होने की शिकायत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को 24 सितंबर 2024 को प्राप्त हुई। बताया गया कि कामगारों का 4 महीने से वेतन लंबित है, उन्हें भोजन की अनुपलब्धता और वतन वापसी की समस्याएं सामने आ रही हैं। मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री को हुई तब तक चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गया। इसके बाद इनकी वापसी की प्रक्रिया धीमी हो गई थी, लेकिन चुनाव समाप्त होने और नई सरकार गठन के बाद अब कामगारों के स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 70 कामगारों में से 50 कामगार झारखंड के हैं और अन्य दूसरे प्रदेशों के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार सभी कामगारों का अनुबंध के तहत 1700 मलेशियन रिंगिट मुद्रा रुपया का वेतन तय था, परंतु उन्हें 1500 रिंगिट ही दिए जा रहे थे, जिसमें भी कटौती हो रही थी। भोजन की सुविधा नहीं दी गई और धमकियां भी मिल रही थीं। इसको लेकर कामगारों ने मलेशिया पुलिस से शिकायत दर्ज भी की। बाद में कामगारों ने इस मामले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और आवेदन श्रम विभाग को भेजा। श्रम विभाग के निर्देशानुसार प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रांत रांची को मामला पत्र राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा प्रेषित किया गया। श्रम विभाग के पहल पर भारतीय दूतावास कुआलालंपुर द्वारा कंपनी और कामगारों को दूतावास के कार्यालय बुलाया गया, जहां दोनों पक्षों का सत्यापन किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय दूतावास ने सभी कामगारों को अपने संरक्षण में रखते हुए कंपनी को बकाया भुगतान करने एवं श्रमिकों के भारत वापसी सुनिश्चित कराने को कहा। जेएसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का शेड्यूल भी जारी किया है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन 16 से 20 दिसंबर तक होगा। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग के वेबसाइट jssc.nic.in पर देख सकते हैं। बताते चलें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को ली गई थी। इसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। झारखंड के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने सीएम से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात करने आए लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों के समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अंजुमन फरोगे उर्दू के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। अंजुमन फरोगे उर्दू झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इस दौरान उर्दू से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। मालूम हो कि अंजुमन फरोगे उर्दू प्रांतीय स्तर पर एक पंजीकृत संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य उर्दू के प्रचार प्रसार के साथ बच्चों में उर्दू के प्रति प्रेम विकसित करना है। मैट्रिक व इंटर स्तर के साथ साथ प्राथमिक स्तर पर भी सम्मान समारोह इस संगठन का मुख्य कार्य है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित भी बात की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उर्दू अकादमी का गठन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कुछ उर्दू किताबें भी भेंट कीं और शॉल्व मोमेंटो देकर उन्हें बधाई दी। मौके पर दानिश अयाज, सरफराज इमाम, मोहम्मद वसीम अकरम, सरफराज कादरी, मुकर्रम हयात, शोएब अख्तर के अलावा अन्य मौजूद थे। मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। रांची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शमीम अख्तर आजाद के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधिमंडल बुधवार के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम को प्रचंड जीत और राज्य में अबुआ सरकार बनाने पर बधाई दी। कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अल्पसंख्यकों से जुड़े समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री का ध्यान राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की ओर आकर्षित करते हुए मांग किया कि पिछले कार्यकाल में अल्पसंख्यकों से जुड़े विकास से संबंधित योजनाओं को सरकार प्राथमिकता के तौर पर लागू करें। प्रतिनिधिमंडल में जफर इमाम, शाकिर इस्लाही, जसीम अंसारी, अब्दुल अजीज, इमरान अंसारी, अब्दुल्ला हबीब, मोहित खान, अब्दुल इमाम, अजबुल अंसारी, साहिल अख्तर, अफरोज आलम, हाशिम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, सलीम अंसारी शामिल थे। झारखंड में हाड़ कपाने वाली पड़ेगी ठंड, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। झारखंड में इस साल हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है। आने वाले दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। इस दौरान सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। 6 और 7 दिसंबर को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ होगा। राजधानी रांची में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को राजधानी रांची में सुबह में हल्का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। 5 दिसंबर को राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर में 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गारहवा में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेड़ो खूंटी रोड 2 लेन बनेगा, जमीन अधिग्रहण के लिए रैयतों को नोटिस। बेड़ो खूंटी रोड 2 लेन बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दी है और रैयतों से जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किया है। नेशनल हाईवे 146 ईजी के 2 लेन पेव्ड शोल्डर रोड बनाया जाएगा। करीब 37 किलोमीटर यह रोड बेड़ो से खूंटी जाता है। इसके चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण से पूरे इलाके में काफी फायदा होगा। अभी यह रोड सिंगल है, जिसमें रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। अक्सर कई जगह सड़क संकरी होने पर वाहन फंसते हैं। खूंटी जिला भू अर्जन पदाधिकारी को जमीन अधिग्रहण के पूर्व सारे पक्षों की सुनवाई पूरी कर उचित मुआवजा भुगतान करने को कहा है। 2 से 3 माह के अंदर हरमू फ्लाईओवर के टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। कांटाटोली, रातू रोड के बाद अब सरकार ने हरमू फ्लाईओवर निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हरमू फ्लाईओवर के निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इस फ्लाईओवर की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। फिलहाल हरमू से कडरू रेडिशन ब्लू तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए परामर्शी की तलाश जारी है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी ने 34% कम रेट पर टेंडर भरा है। पथ विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है। वैकल्पिक सड़क तैयार कर ही होगा काम चालू। हरमू फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वैकल्पिक मार्ग तैयार कर किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस सड़क से वीवीआईपी मूवमेंट अधिक होता है। विधानसभा, प्रोजेक्ट भवन, हाईकोर्ट वीवीआईपी जाते हैं। हरमू फ्लाईओवर की फैक्ट फाइल। फ्लाईओवर की कुल लंबाई 3.50 किलोमीटर। कांके रोड स्थित जज कॉलोनी से हरमू सहजानंद चौक तक बनेगा फ्लाईओवर। सूचना भवन चौराहा के पास से फ्लाईओवर चढ़ेगा, जो रातू रोड चौक, शनि मंदिर, गाड़ी खाना चौक, किशोरगंज चौक, भारत माता चौक होते हुए
सहजानंद चौक पर जाकर उतरेगा। सहजानंद चौक के पास एक रैंप बनाया जाएगा ताकि कड़रू मार्ग से आने वाले वाहन फ्लाईओवर पर चढ़ सकें। दूसरा रैंप गौशाला चौक के निकट बनाया जाएगा ताकि रातू रोड और पहाड़ी मंदिर से आने वाले वाहन फ्लाईओवर पर चढ़ सकें। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लातेहार में विरोध रैली। बांग्लादेश में सनातन धर्मावलंबियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लातेहार जिला मुख्यालय में सर्व सनातन समाज के जरिए बुधवार को विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को बंद कर विरोध रैली का समर्थन किया। रैली लातेहार बाजार से आरंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय तक पहुंची, जहां रैली सभा में बदल गई। सभा में संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है वह चिंता का विषय है। सरकार को ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश को चेतावनी दी जा रही है कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें। यदि बांग्लादेश की सरकार नहीं सुधरता है तो फिर बांग्लादेश को सुधार दिया जाएगा। यदि अविलंब वहां हिंदू तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को नहीं रोका गया तो फिर पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। बाद में राष्ट्रपति के नाम लातेहार डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राजमणि प्रसाद, रामनाथ अग्रवाल, राजधानी यादव, संजय तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में 3 गोदामों में लगी आग, करोड़ों की क्षति। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के बोड़ो में स्थित प्लाईवुड के 2 और बिजली सामान के 1 सहित कुल 3 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना मंगलवार मध्य रात्रि की बताई जा रही है। आग लगने की वजह से लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की क्षति का अनुमान है। बताया गया है कि घटना में गोदाम में रखे प्लाईवुड सहित कई सामान के अलावा 2 मोटरसाइकिल और एक एक्सयूवी कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना को लेकर बाबाधाम प्लाईवुड के संचालक रवि कुमार साहू ने कहा कि बोलो हवाई अड्डा के बगल में झूमराज इंटरप्राइजेज, बाबाधाम प्लाईवुड और एक बिजली के सामान का गोदाम है। बाबाधाम के संचालक वे खुद हैं। झूमराज इंटरप्राइजेज उनके ससुर भुवनेश्वर प्रसाद साहू का है एवं बिजली के सामान का गोदाम अमित कुमार का है। तीनों गोदाम एक दूसरे से सटे हैं। रवि ने कहा कि उसके 2 कर्मी गोदाम में ही रहते हैं। रात को 11:30 बजे अचानक कर्मियों ने फोन किया कि गोदाम में आग लग गई है। यह सुनते ही वह आनन फानन में गोदाम पहुंचे। इसके बाद पंचबा थाना एवं फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से लेकर लगभग सुबह के 8 बजे तक आग बुझाने का काम चलता रहा। कई बार वाहन में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन आग नहीं बुझी। आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल वाहनों का सहायता ली गई, तब जाकर आग बुझी। रवि ने कहा कि शुरुआती जानकारी में आग लगने की पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट है। रांची के लालजी हिरजी रोड स्थित बिल्डिंग में लगी आग, अफरा तफरी मच गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के लालजी हिरजी रोड स्थित बिल्डिंग में बुधवार को आग लग गई है। मद्रास कैफे के समीप स्थित अन्य दुकान में भी आग लगी है। अगलगी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन के 4 वाहन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बिल्डिंग में आग लगी है। आग लगने की घटना में कितने का नुकसान हुआ है, इसका पता आकलन के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल अग्निशमन के वाहन आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे। आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोतवाली इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मद्रास कैफे के समीप स्थित बिल्डिंग में आग लगी है। फायर ब्रिगेड के वाहन आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक व्यक्तिगत उपस्थिति से मिली छूट, झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी एमएलए कोर्ट से खारिज किए जाने के मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में हुई।
मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर तक समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपीएमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एमपीएमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह करते हुए हाईकोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दाखिल पिटीशन को एमपीएमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया था। साथ ही हेमंत सोरेन को मामले में व्यक्तिगत रूप से 4 दिसंबर को बुलाया था, जिसे हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट से समन जारी है। क्या है मामला? ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस पर गत 4 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। 8वें समन पर 20 जनवरी और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि 8 समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। गत 3 जून को सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा ने यह मामला एमपीएमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की गई जान। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के दांडे मोड़ के पास सोमवार रात करीब 2 बजे एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान राजेश राय 22 वर्ष, जो मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के निवासी थे, और राकेश मड़ैया 21 वर्ष, जो वहीं के निवासी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक गोयठावरण गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक अचानक पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बाइक पर 3 लोग सवार थे। यह दुर्घटना एक सुनसान इलाके में हुई थी। मृतकों के साथी ने ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पोड़ैयाहाट पुलिस ने दोनों शवों को सीएचसी पोड़ैयाहाट भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई और अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया, जिसमें एक महिला चिकित्सक भी शामिल थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले की पूरी जानकारी सामने आएगी। पुलिस का कहना है कि हादसे के समय दोनों घायल युवक काफी देर तक पड़े रहे थे और चोटें अंदरूनी थीं, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं मिलने पर उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि दुर्घटना में मौत हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद रेल यूनियन की मान्यता को लेकर गोमो में पहले दिन 40% मतदान। रेल यूनियन की मान्यता प्राप्त करने को लेकर हो रहे चुनाव के पहले दिन बुधवार को गोमो में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहले दिन 40% मतदान हुआ। सामुदायिक केंद्र साउथ कॉलोनी में बनाए गए बूथ संख्या 6 पर पीठासीन पदाधिकारी विद्युत लोको शेड के एमएम कमलेश सिन्हा की देखरेख में मतदान कराया जा रहा है। वहीं बूथ संख्या 7 पर पीठासीन अधिकारी लोको शेड के एसटी संजय कुमार व बूथ संख्या 8 पर एसीएम 1 पंकज नयन की देखरेख में चुनाव कराया जा रहा है। सभी बूथों पर सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। रेल कर्मियों ने लाइन में लगकर मतदान किया। पदाधिकारियों ने बताया कि पहले दिन मतदान शांतिपूर्ण रहा और 40% के करीब वोट पड़े। गुरुवार व शुक्रवार को भी मतदान होना है। इधर रेल कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की उपलब्धियों को देखते हुए कर्मचारियों का यूनियन के प्रति विशेष झुकाव देखा गया। बूथों पर रेल यूनियन के नेताओं के बीच एनपीएस को लेकर बहसबाजी होती देखी गई। उनका जोर यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने के पर था। पलामू में
बालिका गृह में 4 वर्षों से चल रहा था यौन शोषण का खेल। पलामू बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद इसके संचालक राम प्रताप गुप्ता और महिला काउंसलर प्रियंका कुमारी को जेल भेज दिया गया है। प्रशासन ने बालिका गृह को सील कर यहां की बच्चियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। सीडब्ल्यूसी व जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। इस बीच सीडब्ल्यूसी जिला 20 सूत्री की उपाध्यक्ष विमला कुमारी ने बुधवार को सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पलामू बालिका गृह में पिछले 4 वर्ष से यौन शोषण का खेल चल रहा था। जांच के बाद कार्रवाई के लिए शिकायत की गई थी, लेकिन पलामू के तत्कालीन डीडीसी व डीएसडब्ल्यूओ ने कार्रवाई के नाम पर केवल कोरम पूरा किया था। इस मामले में दोनों की भूमिका संदेहास्पद है। ऐसे में इन दोनों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने बालिका गृह और कस्तूरबा विद्यालय की निगरानी के लिए स्पेशल कमेटी बनाने की मांग की। विमला ने पत्रकारों को बताया कि बालिका गृह के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं। 16 मार्च 2023 को बालिका गृह की जांच की थी, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई थीं, लेकिन पलामू की तत्कालीन समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी ने अपने स्तर से जांच कर बालिका गृह को क्लीन चिट दे दी थी। तब तत्कालीन डीसी तक मामले को पहुंचाया गया। डीसी ने डीडीसी से जांच रिपोर्ट मांगी, लेकिन डीडीसी ने मामले को रफा दफा कर दिया। जांच के क्रम में डीडीसी ने कुछ कागजात और सीसीटीवी का डीबीआर जब्त किया था, उसकी भी जांच की जाए। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वहां की वार्डन को हटाने का निर्देश बालिका गृह को दिया गया था। विमला ने बताया कि एक बच्ची जिसके 2 और नाबालिग भाई बहन थे, उसे गढ़वा से रेस्क्यू कर डालटनगंज के दिव्यांग स्कूल में रखा गया था। किसी कारण से स्कूल बंद होने के बाद दोनों बच्ची को बालिका गृह में रखा गया। जब बच्ची बालिग हो गई तो उसे किसी अनजान व्यक्ति के हाथों शादी के नाम पर पैसे लेकर बेच दिया गया, जबकि कानूनी रूप से अनाथ बच्ची होम में रहते हुए अगर बालिग होती है तो उसके कानूनन अभिभावक एसडीओ या डीडीसी होते हैं, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। 20 सूत्री उपाध्यक्ष विमला ने कई अन्य घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए और बालिका गृह को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले बालिका गृह से 2 नाबालिग सगी बहनें फरार हो गई थीं। दोनों को अघोर आश्रम रोड से बरामद किया गया था। बड़ी बहन के साथ बालिका गृह में दुराचार हुआ था। छोटी बहन इसकी प्रत्यक्षदर्शी थी। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मामले को रफा दफा करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिर्गी बता दिया गया। इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। विमला कुमारी ने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से की है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। सीएमपीडीआई व एचएमआई के बीच 75 लाख का एमओयू। सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान एक आसनसोल व तिरुवनंतपुरम की एचएलएल प्रबंधन अकादमी एचएमआई के बीच 75 लाख रुपए का एमओयू हुआ है। यह एमओयू सीएमपीडीआई के सीएसआर के अंतर्गत स्कूली लड़कियों के बीच स्वस्थ मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता व निपटान तथा प्रशिक्षण देने के लिए हुआ है। एमओयू पर सीएमपीडीआई की ओर से क्षेत्रीय निदेशक इरशाद अहमद व एचएलएल प्रबंधन अकादमी और अपशिष्ट प्रबंधन प्रभाग के उपाध्यक्ष शामनाथ शमद्दीन ने हस्ताक्षर किया। 75 लाख रुपये की लागत वाली परियोजना के तहत 15 सरकारी स्कूलों में 16 इंसिनरेटर के साथ 20 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। आसनसोल की स्कूली छात्राओं के बीच स्वस्थ मासिक धर्म प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 से 2026 से 27 के दौरान इन स्कूलों को लगभग 6,29,000 सैनिटरी नैपकिन पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी 3 वित्तीय वर्षों में समय समय पर स्कूली लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।